साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, कहा यूपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, मथुरा की हिंसा से देश में चिंता, अखिलेश सरकार में जमीनों पर अवैध कब्जे बढ़े, केंद्र की योजनाओं में अटकाए गए रोड़े। इलाहाबाद में पीड़ित परिवार का गुस्सा फूटा, 2 दिन पहले हुए हत्याकांड में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव में एसपी सिटी और सीओ घायल हुए। समाजवादी पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने अफसरों को दिखाई सत्ता की हनक, फोन पर डीपीआरओ को धमकाया, डीएम सीडीओ को दी गालियां, ऑडियो वायरल हुआ। मथुरा कांड की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा करेंगे मामले की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं इम्तियाज मुर्तजा, तत्काल प्रभाव से रोकी गई अलीगढ़ कमिश्नर की जांच। मुजफ्फरनगर में सामने आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, पिछले 1 हफ्ते से जिला अस्पताल के महिला वार्ड में नग्न हालत में पड़ी है एचआईवी पॉजिटिव एक पीड़िता, अस्पताल प्रशासन नहीं ले रहा है कोई सुध। और हल्द्वानी में तेज आंधी तूफान का कहर, कार पर पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत, तेज आंधी तूफान में फंसे कई पर्यटक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। इसे आप सत्ता का नशा कहें या फिर रसूख की दबंगई, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेलगाम हरकतें, विवादित बोल और सत्ता की हनक के किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन ताजा मामला एक दर्जा प्राप्त मंत्री से जुड़ा है जो समाजवादी पार्टी से बागपत विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं। इनका नाम है कुलदीप उज्ज्वल। मंत्री जी का रुआब इतना है कि ये फोन पर किसी भी बड़े अफसर को धमका देते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मंत्री जी ने बागपत के डीपीआरओ को सत्ता की ऐसी हनक दिखाई कि कोई भी सहम जाए। आगे कुछ कहने से पहले आपको यहां यह पूरा मामला बता दें कि दरअसल हुआ क्या। समझ लीजिए, ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मन के मुताबिक न होने से बौखलाए राज्य मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ने डीपीआरओ सर्वेश पांडे को फोन करके जमकर धमकाया। जब मंत्री डीपीआरओ को फोन पर गालियां दे रहे थे तो डीपीआरओ ने उनके फोन की ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया। उधर सत्ता के नशे में चूर मंत्री कुलदीप उज्ज्वल ऑडियो रिकॉर्डिंग में बागपत के डीएम हृदय शंकर तिवारी के लिए भी अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने लगे। डीएम और डीपीआरओ दोनों को औकात याद दिलाने की बात भी कहने लगे। मंत्री की खुलेआम धमकी से आजिज आकर डीपीआरओ ने डीएम से पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन घटना की लीपापोती करने में जुटा है, जैसा ज्यादातर मामलों में होता है, क्योंकि मामला सीधे समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दर्जा प्राप्त मंत्री से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या मंत्री होने के बाद मनमानी की छूट मिल जाती है? क्या कोई मंत्री बनने के बाद कानून और संविधान से ऊपर हो जाता है? सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश के मंत्री कुलदीप उज्ज्वल को किसी अफसर से बात कैसे की जाती है, वो भी जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से, इसकी समझ नहीं है। कुलदीप उज्ज्वल ने जिस लहजे और तेवर से बात की है वो किसी मंत्री से कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री को इस तरह की दबंगई की खुली छूट दे रखी है? आखिर क्यों अखिलेश के मंत्री बेलगाम हो रहे हैं? सवाल यह भी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में मंत्री कुलदीप उज्ज्वल की करतूत के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई कड़ा संदेश देंगे, या फिर जैसा होता आया है वैसा ही होगा? प्राइम एजेंडा आज इसी मुद्दे पर है।
हम अक्सर जब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तो दो तीन रिएक्शन इस तरह के मिल जाते हैं। वो कई बार राजनीतिक तबके से भी होते हैं और कई बार एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि साहब जो अफसरशाही है उसका मोरल डाउन है, अफसरशाही में अब वो हिम्मत नहीं बची है, शासन प्रशासन वो एक बाल खो चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन स्थिति ये बनती क्यों है? क्या इस तरह का जो व्यवहार है वो ऐसी स्थिति को बनाने में कई बार एक किरदार, एक रोल अदा करता है? हम जरा इस मुद्दे पर भी चलेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पूरा ऑडियो अपने दर्शकों को एक बार फिर से और अपने पूरे पैनल को सुनवाना चाहते हैं, जिससे कि अंदाजा लगे कि मंत्री जी ने क्या कहा, वो अभद्रता की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, या फिर ये आम व्यवहार है, ये आम बोलचाल की भाषा है, इसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। एक बार सुनिए कि जो राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं कुलदीप उज्ज्वल, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, वो डीपीआरओ से फोन करके कैसे बात कर रहे हैं और डीएम साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। सुनिए, फिर पैनल से परिचय और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। हेलो जी मंत्री जी। क्या बात, फोन क्यों काट दिया? काटा नहीं, आपने काट दिया था। ऐसा है डीपीआरओ साहब, जी मेरा असली रूप नहीं देखा अब तक। जी मेरा असली रूप नहीं देखा आज तक आपने। ये जो आपका डीएम है ना, जी ये सारी जिंदगी नौकरी करके जी अब उम्र के लास्ट पड़ाव पे डीएम बना है। जी जी ठीक, जी मैं सोमवार को आ रहा हूँ कलेक्ट्रेट में। जी मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी मैं तुम सब लोगों को, तुम्हें, सीडीओ को और डीएम को, जी तुम सब लोगों को तुम्हारी असलियत बताऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो। जी मेरे पास तुम सब लोगों का कच्चा चिट्ठा है। जी तो मैं शर्म नहीं आई तुम लोगों को कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ? मैंने 2 लोग के लिए कहा है केवल। वो आप जब आओगे तो मैं दिखा दूंगा। मैंने सुनिए मेरी बात, एक मेरे गांव का है जी। और एक के लिए 6 के 6 प्रधानों ने, पूरी एक न्याय पंचायत के लोगों ने मांग की है। जी जी तुम्हें शर्म नहीं आई क्या कि तुम उस काम को कर देते? वो मंत्री जी सिर्फ मेरे बस का होता तो कब का जारी हो गया था। अब देखना क्या, तीन नोट शीट पे किस तरीके से ऑब्जेक्शन किया गया। ये जो तिवारी है ना डीएम, जी 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 को बता देना कि इसको औकात बताऊंगा कि ये कैसे जमुना का रेत उठवाता है। मेरे पास सबका कच्चा चिट्ठा है, मेरे पास रजिस्टर है। एक आदमी नहीं बच रहा जिसका नाम ना हो उसमें, जो रेत उठवाने में और खनन में पैसा लेता हो। ठीक है ना? अब देखना क्या तांडव मचाऊंगा। तुम्हारी अगर नहीं औकात बता दी ना एक एक आदमी की, कुलदीप उज्ज्वल एक ईमानदारी का नाम है, एक सच्चाई का नाम है, जो दलाली नहीं करता, जो पैसे नहीं लेता। समझे? मैं जानता हूँ मंत्री जी। अब देखना तुम्हें सोमवार को क्या तमाशा दिखाता हूँ। अगर ये ब्राह्मण का अगर यहाँ जो है भाग नहीं गया ना मेरी दहशत में, तो कुलदीप उज्ज्वल नाम बदल देना नाम। अब दिखाता हूँ औकात, अब बताता हूँ क्या होता है सच्चाई और क्या होता है ईमानदारी। इसको इसकी औकात ना बता दी ना, इसके कलेक्ट्रेट के दफ्तर में बैठ के तुम प्रत्याशी बनना नहीं, अपना कैंडिडेचर वापस कर आऊंगा जाके पार्टी को। बेईमानों की जो ये जमात लगी हुई है यहाँ पे, इन्होंने जिला लूट के जो खा लिया, अब इनको इनकी औकात बताता हूँ। कोई नहीं बचेगा इस औकात में। शर्म नहीं आई बेशर्मो कि कम से कम ये सोच लिया होगा कि वो आदमी कैंडिडेट है, मात्र 2 नाम बताए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। अब बताता हूँ इसको जो है ये क्या इसको स्टेटमेंट पास करने बताता हूँ, इसको बताता हूँ ये क्या करेगा, इसको इसकी औकात बताता हूँ। सोमवार को देखना। सुनो मिस्टर डीपीआरओ, ये देखना कि हाँ वाकई में एक सच्ची स्टूडेंट लीडर की, एक सच्चाई और ईमानदारी की ताकत की क्या ताकत होती है। मेरा तांडव देखना सोमवार को। अब बताता हूँ तुम्हें। शर्म नहीं आई जो है क्या नाम, मैंने इतना मैं जो है क्या नाम 1 महीना से तुम लोगों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम हो कौन? तुम तो मेरे प्रोटोकॉल में आते हो। हेलो जी जी मंत्री जी, मैं तो राज्य मंत्री का हूँ। आप राज्य मंत्री में तब भी हमारे लिए माननीय है आप। नहीं, तुम तो मेरे प्रोटोकॉल में आते हो, तुम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। मैं कह रहा हूँ प्लीज कर देना, प्लीज कर देना। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जो है सच्चाई का और ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हारी औकात बताऊंगा, लिख लेना आज। तुम्हें बताऊंगा नौकरी करनी, तुम कैसी नौकरी करते हो, तुम्हें भी और सीडीओ को भी और डीएम को भी।
तो मैं तुम्हारी औकात। तो ये जो आवाज आप सुन रहे थे, ये जो कन्वर्सेशन, ये बातचीत आप सुन रहे थे, ये कुलदीप उज्ज्वल जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, जो इस ऑडियो टेप में बता भी रहे हैं अपने बारे में, उनकी और डीपीआरओ के बीच की बातचीत है। बागपत का ये पूरा मामला है। कच्चा चिट्ठा है तुम लोगों का मेरे पास, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं, इतनी शर्म कर लेते, छात्र नेता रहा हूं, गन्ने के रेट कैसे डीएम साहब उठवाते, इन सारी बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। प्लस वो ये भी बता रहे हैं कि अब मैं कैसा तांडव मचाऊंगा, ये देखो, वगैरह वगैरह। हमारा जो सवाल है वो साफ है कि क्या इससे अफसरशाही डिमोरलाइज होती है, या फिर एक मंत्री या एक नेता को जनता के काम करवाने के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खुद कुलदीप उज्ज्वल साहब जुड़ चुके हैं, जिनका ऑडियो टेप अभी आप सुन रहे थे। उज्ज्वल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। सर, ये कैसी बातचीत हम सुन रहे हैं? सर, ये शोभा नहीं देती। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जी खुशामद पे उतर जाए, रिक्वेस्ट पे उतर जाए और अधिकारियों को बार बार कहे कि जनता ऐसा चाहती है। बागपत जनपद अकेला ऐसा जनपद है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश के सारे जनपद जो है डेवलपमेंट के नाम पर कुलाच मार रहे हैं। एक नहीं, दो बार जो है ग्राम प्रधानों के पास पैसा खर्च करने के लिए किस्त आ चुकी, लेकिन बागपत जनपद अकेला ऐसा जनपद है जिसमें आज तक जो है इन अधिकारियों ने ना कोई कार्य योजना तैयार होने दी और ना आज तक जो है किसी प्रधान को 5 नए पैसे भी खर्च करने के लिए, जो सरकारी पैसा हमारी सरकार ने भिजवाया है, वो खर्च करने के लिए किसी प्रधान को आज तक नहीं मिला। ठीक, सारे प्रधान परेशान है, सारे गांवों की जनता परेशान है, कोई पंचायत काम नहीं कर पा रही। मैं कई बार इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने, आपने जो सुना होगा, मैंने उसमें भी कहा कि कई बार इनसे रिक्वेस्ट की कि काम शुरू कर दिया जाए, गलत कामों में लीन ना रहा जाए, केवल और केवल सरकार का काम किया जाए। मैंने कई बार इन लोगों से कहा। इस जो आप सुन रहे हो इसमें भी मैंने कहा है कि 6 ग्राम प्रधान इकट्ठे होकर डीएम के पास जाते हैं, जाके रिक्वेस्ट करते हैं। डीएम ने उनकी बात मान भी ली, लेकिन डीएम के जो अधीनस्थ अधिकारी थे जिनको वो कार्यान्वयन करनी थी, उन्होंने कार्यान्वयन तक नहीं किया आज तक। अब जब ये सब चीजें हैं, मैंने उसमें भी आपने सुन लिया होगा, पुनः आपको दोहरा रहा हूं जी, मैं केवल और केवल इस दुनिया में ना पैसे का धनी हूं, ना मैं बड़े बाप की औलाद हूं, ना मैं जो हूं कोई पूंजीपति की औलाद हूं। मैं केवल और केवल सच्चाई और ईमानदारी से काम करना, और ईमानदारी जो मेरे पास है मैं उसे ही अपनी पूंजी मानता हूं। लेकिन मंत्री जी, ये सच्चाई और ईमानदारी एक इंसान को बदतमीज या बेहया कब बना देती है? हमारा सवाल ये, आप जनता के लिए कर रहे हैं और अफसर काम नहीं कर रहे थे, तब आपको गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा आना लाजमी है जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि सारे काम करते हुए जनहित के ये मैं छात्र नेता रहा हूं और मैं औकात दिखाता हूं और अब मैं तांडव मचा दूंगा, ये भाषा तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे एक अच्छी हिंदी बोलने वाले नेता को या मंत्री को शोभा देती है। अब आप सुनिए मेरी बात। छात्र नेता रहा हूं, ये मैंने इस वे में कहा है कि मैं डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास करता हूं। लेकिन धमकी भरा तरीका हुआ ना सर, ये डेमोक्रेसी में धमकी नहीं चलेगी ना। शासन अध्यक्ष रहा हूं, ये मैंने इसलिए कहा है कि मैंने जो है लोकतंत्र की भाषा और लोकतांत्रिक तरीके से काम अधिकारियों से लेना और करवाना जो है वो राजनीति की पाठशाला में सीखा है, जिसको छात्र राजनीति कहते हैं। अच्छा। और जो मैंने जो है जिला अधिकारी के सामने, डीएम के सामने सोमवार में बात रखी है, आप उस बात का वीडियो भी निकलवा लो। चल रहा है आपके सामने, आप टीवी अगर देख रहे होंगे तो चल रहा है सर, वो वीडियो चल रहा है। अगर इस वक्त टीवी आपके सामने होगा और प्राइम न्यूज आप देख रहे होंगे, हाँ वो चल रहा है। जो बात हमने जो है डीएम के सामने सोमवार में, जिसके लिए हमने कहा था कि हम कलेक्ट्रेट आएंगे और सारी की सारी बातें और सारी की सारी असलियत आप लोगों के सामने रखेंगे, वो हमने किस जो है अनुशासित अंदाज से, किस जो है
लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते रखी है वो तब तक तो आपको पता चल चुका था कि डीपीआरओ साहब ने आपका फोन टैप कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, तब तक आपको जानकारी नहीं थी? ना मुझे कोई जानकारी थी, ना मुझे ऐसी कोई बात थी। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक जिस समय आप बात कर रहे हैं जी, आज तक डीपीआरओ ये कह रहे हैं कि ना मैंने किसी को कोई टेप दिया है, ना मेरी ऐसी किसी से कोई बातचीत हुई है। आप डीपीआरओ से बात कर लो। अच्छा, ये तो आपने छात्र नेता का रेफरेंस बताया। ये मैं तांडव मचा दूंगा और मैं तुम लोगों को औकात दिखा दूंगा, इस बात को हम कैसे समझें? ये औकात वाली बात क्या थी सर? मैं आपको एक बात बताऊं, किसी अधिकारी को फोन करके अगर मैं कठोर भाषा का प्रयोग करके कोई अपनी अनगरल बात मनवाता, मैं कोई ठेका टेंडर लेता, मैं कोई इस पे पैसे का दबाव बनाता। नहीं, ये दबाव तो ये है कि आप कह रहे हैं कि 2 आदमियों के लिए मैं कह रहा हूं शराफत से प्लीज प्लीज करके, उन 2 में से एक आदमी मेरे गांव का है और दूसरा आदमी वो है जिसके बारे में 6 प्रधान कह रहे हैं। तो जो आदमी आपके गांव का है, यानी एक मंत्री अगर अपने गांव के एक व्यक्ति को अपनी मनमानी जगह पर पंचायत सेक्रेटरी लगवाना चाहते हैं, ये दबाव नहीं है तो और क्या है? अब सुनिए मेरी बात। मेरे कहने से पहले, मेरे बात करने से पहले 6 प्रधानों ने, एक न्याय पंचायत 6 प्रधान है, ठीक, 6 के 6 प्रधानों ने डीएम से जाके रिक्वेस्ट की है कि साहब हमारे यहाँ फला सेक्रेटरी को लगा दो। ठीक, डीएम ने ये बात डिटो की है, ये बात मानी है कि 6 के 6 लोग एक आदमी पे सहमत है। ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए तो मैं इसको तो प्रायोरिटी पे लगाऊंगा। ये प्रधानों से कहा है। नहीं, डीएम ने माना, लेकिन डीएम बाध्य नहीं है उन 6 प्रधानों की बात को मानने के लिए। डीएम ने ये मान लिया, आप तो मंत्री हैं, कानून हमसे ज्यादा समझते हैं, डीएम की बाध्यता नहीं है। नहीं, मेरी व्यक्तिगत डिमांड कहाँ हुई भाई? ग्राम प्रधान जो है, गांव का जनप्रतिनिधि है, उसको जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा चुना गया है। अगर वो बात रख रहा है तो वो पूरे गांव की बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है वो बात रख रहा है सर, वो बात रख रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो वो बात रख रहे हैं डीएम उनको हूबहू मान ले, इस बात के लिए तो डीएम कम से कम बाध्य नहीं है सर। आप ये समझते हैं अच्छी तरह है? आप अच्छी तरह ही समझते हैं कि डीएम बाध्य नहीं है ये बात मानने के लिए? नहीं, बाध्य नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। नहीं, व्यवस्था तो की, वहां पंचायत सेक्रेटरी है जो आप लोगों को, आपके जो प्रधान है उनको पसंद नहीं है। नहीं, मैं सीधे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये तांडव मचा दूंगा, अब तुम देखना, मैं आऊंगा और उसके बाद मैं तांडव मचा दूंगा कलेक्ट्रेट में, डीएम के ऑफिस में, इस बात का अर्थ क्या हुआ सर? अब मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द सुनना। तांडव मचाने से मतलब ये है कि मैंने जो कहा कि मैं तांडव मचा दूंगा, मैं बुलंदी के साथ जनता की बात रखूंगा। अच्छा, इसको कह रहे थे आपके मता। 6 महीने से मेरे जनपद में, पूरे के पूरे जनपद में 5 नए पैसे का काम नहीं हुआ और उसके प्रति जो है अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो मेरा तांडव से केवल और केवल ये मतलब था कि मैं बुलंदी के साथ, मजबूत आवाज के साथ, जो समाजवादियों की मजबूत लोकतांत्रिक भाषा के साथ अपनी बात रखूंगा। अच्छा कुलदीप जी, नहीं कुलदीप जी, आप तो राज्य मंत्री भी हैं, दर्जा प्राप्त, आपको नहीं लगता फिर आप अपनी ही सरकार के तमाम दावों को झुठला रहे हैं? किस बात के? भाई, बागपत में अधिकारी काम नहीं करते, आप खुद कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, और आपके इतने दबाव के बावजूद नहीं हो रहा, और आप राज्य मंत्री भी हैं, आपने उन अधिकारियों का तबादला क्यों नहीं करवा दिया? आपने उनकी शासन से शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत की है बाकायदा, और सुनो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपने ले लो, मैं इस बात की जानकारी ले लो, आपकी जानकारी में डाल दूं कि हमारे जनपद के उसने, ये सीडीओ ने, सीडीओ से हमने जब शिकायत की अब से 20 दिन पहले, तो हमारे जनपद के सीडीओ ने बाकायदा डीओ लेटर बना करके और अपनी तरफ से लिख करके संतुति की है, शासन को भेजा है कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है, इस आदमी की वजह से काम अवरुद्ध पड़ा है, इसलिए जो है इस आदमी के खिलाफ जो है मैं मतलब फिर हटाया जाए। कुलदीप जी, फिर क्या शासन ने उनको हटाया, उनका तबादला किया? सवाल ये है। कार्रवाई चल रही है, वो पहुंची है बात, शासन संज्ञान लिया, मतलब शासन स्तर पर जहां आप भी बता रहे हैं और सीडीओ साहब भी बता रहे हैं, वहां तो कार्रवाई हो नहीं रही, आप सिर्फ कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, और दूसरी तरफ आप डीपीआरओ और डीएम साहब को धमका रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, और एक तरह से वो भाषा जो अभद्र है, असंसदीय है, 1-2 शब्दों का तो आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया जिसको हम दर्शकों को सुनवा भी नहीं सकते,
उस नीति के तहत आप दबाव बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे अफसरशाही प्रदेश में बेहतर होगी या खराब होगी? मैं कोई दबाव नहीं बना रहा। मेरा केवल और केवल उद्देश्य जनता की बात अधिकारियों तक पहुंचाना वो अच्छे शब्दों में भी रखी जा सकती है कुलदीप जी। जनता की बात अधिकारियों तक पहुंचाना था मेरा उद्देश्य। जनता परेशान थी, उसकी बात अधिकारियों तक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। इस भाषा में चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, यही जिम्मेदारी दी है कि मैं जनता के बीच रहूं और जनता की पीड़ा अधिकारियों तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं। यही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, उसी को मैंने पूरा किया है। उसके लिए चाहे भाषा की कोई हद क्यों न तोड़ दी जाए। भाषा की मैं ना कभी हद तोड़ता हूं और ना कभी हद तोड़ूंगा। मैं आम जन का आपने अपना ऑडियो टेप सुना है कुलदीप जी? आपने अपना ऑडियो टेप सुना है जिसमें आप एक जिलाधिकारी के लिए बाकायदा गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुना है आपने? कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। अरे हम सुनवा रहे हैं, अगर आप फोन लाइन पर रहेंगे तो हम दोबारा प्ले करा देंगे, जिसमें आप डीपीआरओ को ये कह रहे हैं। नहीं कुलदीप जी सुन लीजिए, जिसमें आप डीपीआरओ को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, तुम्हारे सीडीओ को, तुम्हारे डीएम को औकात दिखा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या है? ये औकात दिखाना गाली नहीं है। नहीं क्या है फिर औकात दिखाना? नहीं, औकात दिखाना कोई गाली नहीं। जिलाधिकारी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसे एक मंत्री कह रहा है कि मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा, मैं कलेक्ट्रेट में आकर तांडव मचा दूंगा, अब तुम देखो क्या होता है। मैं आपकी बात में संशोधन कर दूं। आप मानते होंगे इसी फोन टैपिंग में, इसी ऑडियो टेप में भ्रष्टाचार की बात आप स्वीकार कर रहे हैं। इसी ऑडियो टेप में आप ये कह रहे हैं कि गन्ने के रेट डीएम कैसे उठवाते हैं मुझे पता है, रजिस्टर एक कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। लेकिन आप कच्चा चिट्ठा खोल नहीं रहे हैं ना, उसे शासन तक पहुंचा रहे हैं। वही अधिकारी बने हुए हैं। गन्ने के रेट का क्या मतलब है? आप इस ऑडियो टेप पे कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, मेरे पास रिकॉर्ड है। गन्ने के रेट की कहीं कोई बात नहीं आई। और मैं आपको बता दूं कि आपके शैली में, आपके अनुसार डीएम जो है जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी शैली में नहीं है सर, हमारी शैली में नहीं है, सिस्टम में है। हमारी शैली में नहीं है। जिलाधिकारी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, सर्वमान्य है। इसके साथ साथ जो है वो जिले के सबसे बड़े लोक सेवक भी हैं। हाँ है ना सर, सबसे बड़े लोक सेवक भी हैं। और तो सबसे बड़े लोक सेवक को गालियों से नवाजा जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, सबसे बड़े लोक सेवक को एक मंत्री के द्वारा गालियों से नवाजा जाएगा, गालियां दी जाएंगी। गाली तो कभी ना किसी को देनी चाहिए, ना हमने कभी दी है। आपने अपना ऑडियो टेप सुना है? जो ऑडियो आपकी रिकॉर्ड हुई है वो आपने सुना है दोबारा कि आप कितने गुस्से में थे, कितने तैश में थे? आपके पास है वो जो है, क्या नाम, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारी ऐसी। अच्छा एक बात मान लीजिए कुलदीप साहब, हम तो बाकायदा बड़े पैनल के साथ यहाँ बैठे हैं, गलती हो गई आपसे गलती हो गई ना, जनहित के नाम पर, लोकहित के नाम पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया आपने अफसरों के लिए। जनता की लड़ाई लड़ना और जनता की बात जो है अधिकारियों तक पहुंचाना, उसके लिए गालियां भी देनी पड़े, नहीं है उसके लिए गालियां भी देनी पड़े। ना नहीं, मान लीजिए जब आप दे रहे हैं तो मान लीजिए कि हम गालियां देंगे जनता के लिए, कोई मतलब नहीं है। तो माफी मांग लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो फिर माफी मांग लीजिए कि हमसे तैश में ये भाषा निकल गई, मेरा अर्थ ये बिल्कुल नहीं था। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतने बड़े दिल का, नहीं आपको ही पता है कुलदीप जी, आपको ही पता है कि आप लोगों की, आपकी इस हरकत से सरकार की स्थिति क्या होती है, या मुख्यमंत्री या बाकी पार्टी के लोगों को कैसे जवाब देना पड़ता है, आपको ही पता है। हाँ मैं बताऊंगा। अभी डिबेट में आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप टेलीविजन खोल के देखिएगा, अगर आप टीवी इस वक्त देख सकते हो, और तब देखिएगा वो कैसे उनके लिए जवाब देना मुश्किल पड़ता है। आप तो कह रहे हैं पूरे चैनलों पर ये ऑडियो टेप चल रहा है, प्राइम न्यूज इस ऑडियो टेप को दिखा रहा है, और आप कह रहे हैं मैंने किसी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना आपसे, मैं बता रहा हूं, जो आपके पास ऑडियो रिकॉर्ड है या जो कुछ भी है, ठीक है, पहले तो उसकी जांच करा ली जाए कि वो मेरा है भी या नहीं है। अच्छा, आपका है ही नहीं है वो? हाँ ठीक है। और अगर मेरा वो है, ठीक है, उसकी जांच करा करके उसमें जो है, क्या नाम, मेरी गलती हो मुझे बताया जाए, फिर जो है उस गलती यही है सर कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अगर मेरी सुनो, आप गालियां दे रहे हैं खुलेआम, अगर आप धमकाने का काम कर रहे हैं एक डीपीआरओ को। नहीं, आप कहते रहिए, आप, मैं तो इस पर बहस नहीं करूंगा। अब बहस आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पकड़े गए। ये मान लीजिए ना कि गलत भाषा का इस्तेमाल हो गया, हमसे हमें नहीं करना चाहिए था।
कुलदीप चोरी जी मान करता नहीं लीजिए, पकड़ा गया, चोरी करता नहीं पकड़ा गया, कोई गलत काम करता नहीं पकड़ा गया, कोई अवैध काम करता नहीं पकड़ा गया। डीपीआरओ को धमकाते पकड़े गए। जनता की सेवा, सिर्फ और सिर्फ जनता सरकार की सेवा, छवि आप जनता मुश्किल का में काम, डाल रहे हैं सर, जो पहले से कटघरे में है। जो हम समाज, मंत्री जी समझिए इस बात को कि आप सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उससे पूरे सरकार की छवि कटघरे में खड़ी होती है। छवि जब एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को यह अधिकार बिल्कुल नहीं मिल जाता कि वो जैसे चाहे वैसे बात करेगा एक बड़े अधिकारी से। छवि जब खराब होती, जब हम कोई गलत काम करते, जब हम कोई जो है, अरे ये गलत काम नहीं तो और क्या है? अपने गांव के एक पसंदीदा आदमी को आप पंचायत सेक्रेटरी लगवाना चाहते हैं? आप ऑडियो टेप में खुद ये मान रहे हैं अब ये कि मैं दो लोगों को चाहता हूं, एक के लिए 6 प्रधान कह रहे हैं, एक मेरे गांव का है, तुम लोग मेरे प्रोटोकॉल में आते हो, ये सब क्या है? और जो बड़ी डिबेट है, आप कृपया करके जुड़े रहिएगा, हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहें जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि स्थिति क्या बनती है आप जैसे लोगों के इन बयानों से, कि बड़ी डिबेट यह है कि साहब सरकार की छवि फिर कहां जा रही है, और क्या जो अफसरशाही डिमोरलाइज है वो जनप्रतिनिधियों की इन्हीं हरकतों की वजह से डिमोरलाइज है। जुड़े रहिएगा कुलदीप जी आप हमारे साथ, हम आते हैं और भी कई खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी से बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, हम अपने बाकी पैनल से परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जो समय समय पर ऐसे विषयों पर अपनी बात को टेलीविजन पर रखते रहे हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर एसके वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, सह प्रवक्ता नेता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, ये पूरा ऑडियो टेप भी आज दिन भर से आप सुन रहे हैं और अभी आपने कुलदीप जी की सफाई भी सुन ली। आप लोगों को नहीं लगता कि चिंतन मनन की जरूरत है? अननेसेसरी सरकार की छवि कटघरे में खड़ी हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। देखिए राजीव जी, जो चीज़ आपने कही और सारी चीज़ें आपने उज्जवल जी से आपने स्वतः पूरी सारी बातचीत की, लगभग डिबेट का आधे घंटे हम लोग पूरा सुन रहे थे और उन्होंने अपनी सफाई रखी, अपनी बात रखी। लेकिन ये बात सही है कि कई सारी बातें जो है जब अपने मन मुताबिक काम नहीं हो पाता है और जब अधिकारी अड़ियल रवैया अपनाता है तो तेज में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, मंत्री जी को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए था और जो तहस में जो उनकी भाषा थी उसको थोड़ा संयमित रखना चाहिए था। लेकिन ये बात सही है साथ में कि कुछ जगहों पे ऐसे अड़ियल अधिकारी हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से एकदम लगता है जैसे वो किसी पार्टी का काम कर रहे हैं, तो शासन का तबादला कर दे, चल रहे हैं, उन्हें कोई दूसरी पोस्टिंग दे दे। 1000 तरीके हैं सर। आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल राजीव जी, मैं जो बातचीत हुई, जो भाषा थी, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता हूं, ये आप जान लीजिए। लेकिन जो चीज उज्जवल जी ने जो चीज बताई कि जब से चुनाव कब हुआ था, प्रधान बने कितना समय हो गया, और उसके बाद में जो प्रधान संघ है और जो प्रधान है वहां पे 1 रुपए का अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जब तक कि अब तक की अच्छा खासा काम हो जाना चाहिए था। ना तो खड़ंजा वहां लग पा रहा है, ना नाली का काम हो पा रहा है, ना सफाई हो पा रही है, ना कोई व्यवस्था हो पा रही है। तो सिर्फ अधिकारियों के अड़ियल रवैये से अगर समाज में और जनता के बीच में इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो बिल्कुल एक क्रोध आना लाजमी है। लेकिन फिर भी संयमित भाषा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए था। उससे गिरती हमारी पार्टी, हमारी सरकारी वहां पे गिरती है। अब आप देखिए जिस तरीके से सारे चैनलों पे चल रहा है, उनकी मंशा सही थी, जो उनका काम था, उनका अपना निजी काम नहीं था, ना निजी काम था, ना कोई ठेका पट्टा था, ना कोई इस तरह काम था। मंशा सही होने के बाद में भी सरकार, पार्टी हमारी गिर रही है, तो उनको बिल्कुल तहस में ना आकर के। अच्छा जैन साहब, इससे पहले कि हम दूसरे पैनल पर जाए, एक बात बता दीजिए कि आप लोग इतना धैर्य और संयम से क्यों बैठे हुए हैं? वो संयम नहीं दिखा रहे हैं या उन्हें दिखाना चाहिए था? पार्टी को तो कोई मैसेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में ये जो हरकतें हैं, ये जो व्यवहार है, ये इतना बढ़ गया है कि आप लोग कटघरे में हैं? महीने में 20 डिबेट तो हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और इस तरह की बेलगाम स्थिति पर करते हैं। राजीव जी, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा संयम में आप लोग बैठ गए। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही, तो जब आप सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं और
जो है उज्जवल जी ने स्वयं कहा है कि हम अपनी गालियां दे रहे हैं कुलदीप उज्जवल साहब, हमको बीप करके दिखाना पड़ रहा है। यहाँ का डीएम और अधिकारी काम नहीं कर रहा है। केसी जैन साहब, हम आपको ऑडियो भेज देंगे, बिल्कुल हम आपको फोन के जरिए ऑडियो भेज देंगे। गालियां दे रहे हैं लिटरली वो, जिसको डीपीआरओ ने टेप किया है। स्वतः उससे जवाब तलब करेंगे, स्वतः माननीय मुख्यमंत्री से स्वतः जवाब तलब करेंगे जब वो शिकायत करेंगे डीएम की कि वहां पे क्या हुआ क्या था वास्तव में, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सारी चीजें सामने आ जाएगी। एक चीज उन्होंने और भी कही कि हमारा ऑडियो है नहीं, इसको भी चेक करा लिया जाए, तो इसके बारे में भी वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, जांच कराइए, आप लोग सरकार है, जांच कराइए, जल्दी ही सब सारी चीजें स्पष्ट होकर के जांच कराइए। लेकिन इस बात को तो कम से कम गंभीरता से देखिए केसी जैन साहब कि आपकी सरकार की छवि क्यों कटघरे में आ रही है। कमलाकर त्रिपाठी जी, कैसे देखें इस स्थिति को? क्या यही वो हालात हैं त्रिपाठी जी? जी बिल्कुल धैर्य से काम जैन सवाल हम आ रहे हैं, क्या त्रिपाठी जी यही वो हालात हैं जिससे हमारी अफसरशाही डिमोरलाइज है, जिससे कहीं ना कहीं ये मथुरा कांड जैसे हालात बनते हैं? क्या यही वो स्थिति है जिसे ऊपर का शासन स्तर समझ नहीं पा रहा है? राजीव भाई, समाजवादी पार्टी के किसी नेता से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस को सार्वजनिक रूप से धमकाते हुए उनका वीडियो ऑडियो जारी हुआ था, तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकारी को धमका रहा हो, जिला पंचायत के चुनावों में इनके मंत्री ओम प्रकाश सिंह से लेकर के तीन मंत्रियों का ऑडियो जारी हुआ जिसमें वो जिला पंचायत के प्रत्याशियों को धमका रहे थे और वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। जिस प्रदेश में डीजीपी ऑफिस से थानेदारों की पोस्टिंग की सेटिंग होती हो, जो पैसा लेकर के पोस्टिंग कराई जाती हो, जिस प्रदेश के डीजीपी का यह बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि बलात्कार क्यों होते हैं ये हम सब जानते हैं, इस तरह की पार्टी से और उम्मीद क्या की जा सकती है? दूसरी एक बहुत गौरतलब बात यह है राजीव भाई कि ये जो इनका एक नेक्सस बना हुआ है अधिकारियों का और नेताओं का, ये नेक्सस इसमें डिमोरलाइज होने जैसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 0.5% अधिकारी ऐसा है जो इस तरह की पोस्टिंग पाया है जिसमें वो अगर इन लोगों का काम ना करे तो इनको कोई फर्क पड़ता है। नहीं तो ये तो पूरे कुनबे की सरकार हो गई है। प्रदेश में 70% थानों पे एक जाति विशेष का कब्जा है जी, कमलाकर, 70% तहसीलों पर एक जाति विशेष का कब्जा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो जिले हैं वहां पर डीएम और एसडीएम एडीएम में एक जाति विशेष का कब्जा है, और जहां यादव सिंह जैसे लोगों को बचाने के लिए जो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, यादव सिंह तक चली जाएगी, हम इस मामले से भटक जाएंगे। कमलाकर जी आते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन रामनिवास जी से ले लें, रामनिवास जी से भी हम शुरुआती टिप्पणी ले लें इस पूरे मामले पर, फिर हम कुछ और सवाल लाएंगे। हमारे स्टूडियो में भी गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कमलाकर जी, ठीक है रामनिवास जी से और कोई उम्मीद की करने का कोई जैन साहब जवाब बाद में दीजिएगा इकट्ठा। रामनिवास जी की बात सुन लीजिए। रामनिवास जी कैसे देखें सर हम इस मामले को? ये बाकायदा विकास की इतनी चिंता है जिसमें थोड़ी सी बदजुबानी हो गई राज्य मंत्री से कुलदीप उज्जवल से, सिर्फ इतना है मामला बस। राजीव जी, जिस पार्टी का नेचर ही ऐसा हो, गुंडाई का, कब्जा करने का, बदमाशी करने का, तो उन नेताओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अधिकारियों से या आम जनता से सही सलामत बात करेंगे? उनका जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मंत्री, यहां तक कि उनके कई मंत्री सीधे अधिकारियों को फोन करते हैं, उन्हें गालियों से नवाजते हैं, उसके बाद काम करवाते हैं, क्योंकि सरकार ही पूरी गुंडों की सरकार है और सारे प्रदेश से गुंडे इस सरकार में समाहित हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। यही कारण है कि मथुरा जैसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। ये तो मीडिया के बीच में आ गया। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो मीडिया तक पहुंचती नहीं है, वहीं दब जाती हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और जब तक ये जंगल राज रहेगा, अधिकारी क्या पूरी जनता डिमोलिश है। मतलब पूरे प्रदेश में जंगल राज है और ये जंगल की भाषा है कि ऐसे लोगों से
और ऐसी भाषा तो कदापि नहीं करनी चाहिए ठीक। और इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और अभी तक आप सारे न्यूज चैनल दिखाया जा रहा है, लेकिन न मुख्यमंत्री जी न उनके किसी बड़े नेता ने संज्ञान लिया, न कोई कार्रवाई करने की उठाई। ऐसे लोगों का प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग कभी विधानसभा नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जनता इनके बारे में सब जान चुकी है। ठीक है, हमारे साथ एसके वर्मा जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, अफसर रहे हैं। सर, हम कैसे देखें इस मामले को? ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, मतलब इसको कहते हैं अति हो गई, या फिर आपने भी अपने अफसरी के दौर में इस तरह की चीज़ों को बड़े आम होते देखा है? अगर ये मंत्री महोदय या इस सरकार में नेता मंत्री ऐसे कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है। राजीव जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे वो जनप्रतिनिधि है या जनसेवक है, दोनों को अपना संयमित व्यवहार रखना चाहिए। कहीं भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करे या अभद्र भाषा का प्रयोग करे। मैंने जो ऑडियो सुना, अगर वो सही ऑडियो है, उज्जवल जी कह रहे थे कि पता नहीं वो उनका ऑडियो है किसका है, लेकिन अगर वो ऑडियो है तो उसमें वास्तव में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो अधिकारात्मक और एक दबाव की राजनीति के तहत लैंग्वेज को यूज किया गया है। और उससे प्रजातंत्र में जहां भी हम दो पहिए हैं, एक नियम बनाने वाली है हमारी विधायिका और दूसरा है उसको एग्जीक्यूट करने वाला जिलाधिकारी और उसका सिस्टम या जिसको प्रशासन कहा जाता है। अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाएगी और जिलाधिकारी के लिए यूज की जाएगी तो वास्तव में डिमोरलाइजेशन का इफेक्ट वहां जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात को रखने का तरीका होता है। अगर इनको कोई बहुत इस तरह की बात करनी ही थी तो जाके मिलके जिलाधिकारी से अपनी रिक्वेस्ट करते, अपनी बात कहते कि साहब जनता में गए भी तब भी गए हैं तो 100 लोगों के साथ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आएंगे कमलाकर जी, आएंगे जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि संयमित भाषा होनी चाहिए और कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी सत्ता है तो हम जो चाहेंगे हनक के साथ या दबाव की रणनीति के साथ उसका अंजाम अधिकारियों से प्राप्त कर लें। ठीक है अरुण सर, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है आज की डिबेट के लिए। हम इसे कैसे देखें? पहले तो जो ऑडियो आपने सुना और फिर चूंकि जांच का एक पेच बीच में आ गया है, खुद कुलदीप उज्ज्वल जी ने कहा है बिल्कुल सरकार को जांच करानी चाहिए कि ऑडियो कुलदीप उज्ज्वल का ही है या नहीं है। हम कोई ये दावा नहीं करते, लेकिन जो ऑडियो मिला है और जो उपलब्ध कराया गया है डीपीआरओ की तरफ से, जो वायरल हो रहा है और जिसमें मोटे तौर पर सुनने में ये लग रहा है कि जो शब्दावली है, जो कंटेक्स्ट है, यहाँ तक कि आवाज़ जो मोटा मोटी सुनने में लग रही है, वैसा लग रहा है क्योंकि सफाई भी पेश कर रहे हैं जो मंत्री महोदय हैं, वो बाकायदा सफाई भी दे रहे हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं है तो उसे खंडन करना चाहिए था, उस पर कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी। अरुण जी, हम कैसे देखें ये? हम हो जाती हैं घटनाएं हैं, किसी भी शासन प्रशासन में ये सब चलता है ऊपर नीचे, या फिर वाकई यही वो स्थिति है जो इस सरकार में अधिकारियों को बेबस और डिमोरलाइज कर रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक ऑडियो की एक तरह से जो ऑथेंटिसिटी की बात है, प्रामाणिकता की बात है, तो वो कुलदीप जी ने बातचीत के आखिर में एक जो है उस पर एक राइडर लगा दिया है कि इसकी जांच करा ली जाए। लेकिन जो उन्होंने पूरी बातचीत की, अभी हम लोग जो देख रहे थे, उसमें कहीं उन्होंने अपनी बातचीत का खंडन नहीं किया है। लगभग उनकी बातचीत जो है उसी लाइन पर थी जिस लाइन पर आप ऑडियो दिखा रहे थे। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे थे कि ऑडियो लगभग मेरा ही है। परोक्ष रूप से बाद में चूंकि एक जो है आदमी सफाई के तौर पे कहता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि जांच करा लेनी चाहिए। तो इस तरह की भाषा और इस तरह का की आक्रामकता निश्चित तौर पे अगर राजनीति में है तो वो एक नाजायज किस्म की आक्रामकता है। अगर आप निजी काम कराने के लिए और किसी एक दो नियुक्तियों के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर या डीपीआरओ पर औकात बता रहे हैं, उसको पीसीएस होने से प्रमोट हुआ है, ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये एक तरह से जो है वो अलोकतांत्रिक अमर्यादित किस्म की भाषा है। लेकिन एक बात मैं आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, जो हमारी राजनीति व्यवहारिक स्तर पर जिस धरातल पर आ चुकी है उसके बारे में, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और मेरा लगातार अनुभव है कि उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी उथल पुथल और सारी चीजें हो रही हैं, जिसको कि आप सामाजिक परिवर्तन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सामाजिक न्याय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं गुंडे सत्ता में आ गए हैं और एक अजीब सी स्थिति बन गई है, गिरोह सत्ता में आ गए हैं। लेकिन जो बड़े मूल्य थे वह मूल्य पीछे छूट गए हैं और अब छोटे छोटे कामों से ही किसी की रहनुमाई, किसी की नेतागिरी, किसी की राजनीतिक हैसियत तय होती है। और मैं
कभी लखनऊ जाता हूं तो कुछ बड़े नेताओं के पास अगर बैठता हूं तो वो बेचारे बाद में दुखी होते हैं कि मैं रहने वाला पूर्वांचल का हूं और मेरे पास मेरठ का ये आदमी जो है वो खड़ंजे और नाली का झगड़ा लेकर के आया है और मैं जो है बड़े पद पे होते हुए कैसे उस लेवल पर इंटरवीन करूं। तो जनता की जो अपेक्षाएं अपने नेता से हो गई हैं वो अपेक्षाएं इतने छोटी और भ्रष्ट हैं कि उन्होंने नेताओं का स्तर भी गिरा दिया है, नेताओं को छोटा और भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए जो नेता बड़े आदर्शों के लिए सत्याग्रह के रास्ते पर और बड़े मुद्दों के लिए लड़ते थे, आजकल वो लगातार निजी सिफारिश, छोटे मुद्दे, निजी नियुक्तियां और तमाम तरह के ठेके और दबावों के लिए। अगर कुलदीप जी के पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वहां का जिलाधिकारी, डीपीआरओ और जो है वो सीडीओ भ्रष्ट हैं, तो उनकी आक्रामकता एक लिहाज से राजनीतिक आक्रामकता मानी जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग है कि इस दो लोगों की नियुक्ति कर दी, नहीं हम आपका भंडा फोड़ कर देंगे, तब वो उचित नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि एक दौर में बिजू पटनायक ने भी अपने जो है राज्य में कहा था कि जनता को भ्रष्ट अधिकारियों को पीटना चाहिए। उस बात पे बड़ी आपत्तियां हुई थी, बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन कई बार पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के आह्वान करते हैं जब नौकरशाही के भ्रष्टाचार से ऊब जाते हैं। तो आपने ही अपनी बातचीत में जिन बातों को पकड़ा कि एक अजीब अंतर्विरोधी किस्म का चरित्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार का सामने आ रहा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही बहुत काम हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के जनप्रतिनिधि कह रहे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये दोनों बहुत अंतर्विरोधी किस्म की चीजें हैं। तीसरी बात मैं कह के अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा विराम दूंगा। तीसरी बात यह है कि चुनाव सिर पर है, लगातार दबाव नेताओं के ऊपर है, वो चुनाव लड़ने के कैंडिडेट हैं, किसी तरह से अपने क्षेत्र में तेजी से काम कराना वो चाहते हैं। जो जिस स्पीड से काम होना चाहिए जिसमें वो चुनाव जीत सके, शायद वो स्पीड नहीं बन रही है। तो उसके नाते भी जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो हड़बड़ाहट में जो चीजें हैं। लेकिन आपकी बातचीत से राजनीति विज्ञान का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा ताजा हो गया कि जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है, यानी जैसी जनता होती है वैसे उसके जनप्रतिनिधि होते हैं। और राजीव जी, जनता बहुत भ्रष्ट हो गई है और मुद्दे बहुत छोटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जनता को भी सोचना चाहिए। लेकिन सर हम बहुत फोकस्ड, हम बड़े विस्तार में जाएंगे तो समय कम पड़ता है टीवी डिबेट में, आप जानते हैं। हम एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लखनऊ पैनल के पास कि साहब इस सरकार के साथ मुश्किल क्या आ रही है कि चुनाव में जैसे मंत्री जी को यह हड़बड़ाहट है, ऐसे में जो टॉप लीडरशिप है सरकार की, पार्टी की, उसमें यह चिंता क्यों नहीं दिखती कि हम ऐसी चीजों पर लगाम लगाएं, हमारी छवि जो पहले से कटघरे में है या खड़ी होती रही है वो कम से कम और ज्यादा दूषित न हो। यह चिंता हम ऊपर क्यों नहीं देखते सर? उसके बारे में जो ये राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं, क्या यही ज्यादा सही दिखती हैं कि साहब बड़े नेता ऐसे बोलते हैं तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? नहीं, लगाम लगाने की अरुण जी, नहीं, मुझे जो है राजीव जी एक बात लगती है, और ये जो व्यवहारिक अनुभव है कि जनता के दिमाग में जो नेता अफसरों पर चढ़ के बोलता है उसकी ज्यादा नायकत्व की छवि बनती है और जनता उसके साथ खड़ी होना चाहती है। ये एक बहुत ट्रेडिशनल किस्म का जो है वो लीडर और पब्लिक के बीच का रिलेशन डेवलप हुआ है। यानी नायक बनने के चक्कर में या फिर कमलाकर जी बड़े नायक बनने के चक्कर में ये बड़ी गुस्ताखी मंत्री जी कर गए। हाँ, मतलब अब आप इसको जिस भी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कमलाकर जी, हाँ, लेकिन लीडर और पब्लिक मतलब गाली देने से एक डीएम को फोन पर डीपीआरओ को, मतलब एक तो डीपीआरओ को फोन कर रहे हैं राजीव जी, वो छात्र नेता है, वो ये भी कह रहे हैं ये संस्कृति पिछले 12-13 साल में डेवलप। अरे सर, मैंने ऐसे लोगों को चुनाव जीते, यूनिवर्सिटी का चुनाव ऐसे लोगों को जीतते हुए देखा है जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को थप्पड़ मारे, उसके बाद वो चुनाव जीत गए और उनके बाद उनकी चर्चाएं वर्षों सुनी जाती रही। उनकी ये पहचान बन गई कि उसने ऐसा कर दिया था। कमलाकर जी पूरा करिए सर, पूरा करिए। यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो बार बार कि अगर वो डीपीआरओ से इस तरह से बात कर रहे थे और डीपीआरओ का लहजा आपने देखा था, वो किस तरह से जो है वो प्रेशर में अपने आप को सरेंडर किए पड़े थे, और उसके बाद वो जो है ऑडियो जारी करते हैं, क्या वो उस पे रिटेलिएट नहीं कर सकते थे? क्या कर सकता है कोई नेता आपका? अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आपको पोस्टिंग से हटा करके कहीं दूसरी जगह भेज सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी
जो माल खींचने के चक्कर में रहता है, जब अधिकारी अपने स्तर से गिरता है, जब डीएम अपने स्तर से गिरता है, ये बात अगर शनिवार की है और सोमवार को वो तांडव करने की बात कर रहे थे और उस टीवी में आपके दिखा भी कि वो 50 लोगों के साथ जाकर के और वहां बड़े एरोगेंटली बात कर रहे थे, तो क्या डीएम ने उसके क्या मेजर्स लिए थे? क्या उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि डीपीआरओ को उन्होंने धमकाया फोन पे या आप शब्दों का प्रयोग किया या डीपीआरओ ने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की? ये मैटर को सेंसेशनलाइज करना ये अलग बात है, लेकिन आज की डेट में ये मानना पड़ेगा कि इसका हर चीज का स्तर गिरा है, एग्जीक्यूटिव का स्तर गिरा है और नेतागिरी का स्तर गिरा है, और नेतागिरी और एग्जीक्यूटिव में जो नेक्सस बन गया है, खासकर इस सरकार में, आप ये समझिए नीरा यादव को आईएएस एसोसिएशन ने सबसे भ्रष्ट अधिकारी करार दिया था रेटिंग में, वो इनकी चीफ सेक्रेटरी थी। अखंड प्रताप सिंह जो अनदर नाम थे उसमें, उनकी लड़की जूही सिंह को इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। तो आपने हमेशा गलत अधिकारियों को रिवॉर्ड किया है और गलत लोगों को पोस्टिंग्स दी हैं, इसलिए दी हैं। अगर ये ना होता तो मथुरा वाली इतनी बड़ी घटना ना होती। जैन साहब पूरा करने दीजिए, पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कमलाकर जी, बड़ी बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। को भगाने का काम कौन करता है? नहीं सर, फिर वो आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएगा। सुन लीजिए, वो अधिकारी को भी उतना ही जिम्मेदार बता रहे हैं, और जैसे जल स्तर गिरा है वैसे ही मतलब हर जगह जो स्थिति दिखाई दे रही है, पाए जाते हैं। जैन साहब अब कहिए, आप क्या कह रहे हैं? दंगों में भी इनके इन्वॉल्वमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, आप जैन साहब को सुन लीजिए सर, पाया जाता है। जैन साहब को सुन लीजिए। मथुरा की घटना में ये कहते हैं कि इनके पास इनपुट नहीं था। आप ये समझिए, ये सरकार जिस पार्टी का मुखिया धमकाता हो अपने अधिकार, ये तो रिपीट बात हो गई। ठीक, अब जरा जैन साहब को सुन लीजिए। जारी हुआ था, प्रकाश सिंह का टेप जारी हुआ, राजा भैया का टेप जारी हुआ। कमलाकर जी हमारी आवाज बोल रही है सर। कमलाकर जी अब जैन साहब को सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जैन साहब को सुन लीजिए, फिर आप आगे बोलिएगा। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है राजीव जी। जैन साहब आप पूरा करिए सर, आप पूरा करिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति, देखिए अरुण जी तो ये कह रहे हैं कि एक ओवरऑल सामाजिक गिरावट है जिसमें सब शामिल हैं, क्या अधिकारी, क्या नेता या फिर क्या जनता। अब सवाल ये है कि आप इस गिरावट को और नीचे ले जाएंगे या फिर ऊपर लाने की कुछ जिम्मेदारी भी समझेंगे? बहुत साफ सुथरे ढंग से टिप्पणी की अरुण जी ने, लेकिन जिस तरीके से यहां पर हमारे कांग्रेस के साथी त्रिपाठी जी इसको पार्टी के स्तर से देख रहे हैं, आप ये देखिए दंगों की बात करते हैं। 84 के दंगे किसने गिराए? अब आप सुन लीजिए, मथुरा में क्या हुआ है? 84 के दंगे राम गोपाल यादव जी का संरक्षण प्राप्त राम वृक्ष यादव 22 साल से कब्जा करके उस पार्क को बैठा हुआ था। चीफ सेक्रेटरी तक रिपोर्ट गई हुई थी, और उसमें ये स्थिति होती है शाम को 5 बजे 2 अफसर शहीद होते हैं। आप एक तो राजनीति में अरुण सर ये सरल बन गया है कि एक आरोप तो फिर तुमने ऐसा किया था, वो तुमने जो वैसा किया था उसमें सारी चीजें ऐसा लगता है कि माफी के काबिल है। हम जरा रामनिवास जी से एक टिप्पणी ले लें, फिर अरुण जी के पास टिप्पणी लेंगे, क्योंकि वहां तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ है नहीं। 3 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं रॉबर्ट वाड्रा इनके, तो ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार की मतलब बात जैन साहब वहां रॉबर्ट वाड्रा बना रहे थे, इसलिए आपने उनकी टक्कर में राम वृक्ष को खड़ा कर दिया कि तुम भी बना लो। वो 84 का कर रहे थे तो तुमने मथुरा करा दिया, मुजफ्फरनगर करा दिया। हद है। ठीक है, ठीक 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 आपके जेल गए, ठीक है, ठीक सर। अब वो नाक से ऊपर तक डूबे रहे, एक दूसरे के कपड़े उतारने से बेहतर है कि हम कुछ रचनात्मक बात करें सर। ठीक है जैन साहब, ठीक है। देखिए लीडरशिप फेल हो रही है, ये तो सामने दिख ही रहा है। हम बार बार इस मुद्दे पर आना चाहते हैं कि साहब इस स्थिति से निपटा कैसे जाएगा। ये लगातार गिरती जाएंगी चीजें या फिर कहीं कोई एक रोक, एक लक्ष्मण रेखा कोई शुरू होगी? इसको चाहे आप किसी भी तरीके से परिभाषित कर लीजिए। नेता को समाज में ये माना जाता है कि वो आगे चलता है, वो रास्ता दिखाएगा तो फिर पीछे से चले। और वहीं अभी अरुण जी ने पिछली बार इतनी बड़ी चीज कही कि हर जगह चीजें गिरी हैं, वो नेता में भी परिलक्षित हो रही हैं। किसी भी तरीके से देखें, लेकिन चिंता सही जगह पर लगाएं। हम अरुण जी आए आपके पास, इससे पहले रामनिवास जी से कमेंट ले लें। रामनिवास जी, हम ये मान लें कि सब ऐसे ही रहने वाला है? बिना दबाव बनाए अधिकारी काम नहीं आ रहे हैं सर, आ रहे हैं।
अधिकारी को तबादला कर दीजिए ना। नहीं करते। अरे अधिकारी को तबादला कर दीजिए, काम नहीं करता। 4 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करते। ऐसी टिप्पणियां 6 महीने और पहली साल में आती हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। 4 साढ़े 4 साल आप सरकार चला रहे हैं, आप पूरे हुए वादे और है नए इरादे का नारा दे रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करते। रामनिवास यादव जी, ठीक है, रामनिवास यादव जी, मतलब अधिकारी, ठीक है। गांधी जी ने एंडरसन को भगाने का काम किया था। ओहो, अब कहां राजीव गांधी तक चले गए साहब। राजीव गांधी के बाद कितने चुनाव हो गए और क्या क्या नतीजे आ गए। ठीक है, ठीक है। अरे रामनिवास जी को बोलने दीजिए। ठीक है, कमलाकर जी चुप हो जाइए। कमलाकर जी, जैन साहब, ठीक है, कमलाकर जी, जैन साहब, हो गया सर। अब हाँ, रामनिवास जी को सुन लीजिए। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में थे, आपकी पार्टी को घेर रहे थे, सुन लीजिए। हाँ बोलिए निवास जी। राजीव जी, ये दोनों लोग ऐसे भ्रष्टाचार में बहस कर रहे थे जैसे लग रहा था कि दोनों लोग हुत्ता का संग्राम लड़ रहे हैं, जबकि दोनों दलों के नेता भ्रष्ट हैं। दोनों दलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यही लोग दोनों लोग बहस करते हैं इस पे। विजय माल्या को कौन भगा रहा है? यादव जी, ये भी बता दीजिए। गुंडा राज है, जगह जगह जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। लेते हुए वो तो शाह साहब ने कह दिया, ठीक है, वो शाह साहब ने कह दिया आज लखनऊ में कि अवैध कब्जे हो रहे हैं और बढ़ रहा है। उनके मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं ठीक है, कुछ मुद्दे पर तो आइए सर, वही 2-4 आरोप प्रत्यारोप पे वही घूमते रहते हैं। ठीक, जरा अरुण जी को सुनिए। इसलिए राजीव जी बहुत स्पष्ट है कि जब तक सरकार में बैठे लोग ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी जनता को गाली देते हैं। बस ठीक है, रामजादे हरामजादे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अरुण सर एक फाइनल कमेंट करें सर। हम ये लगातार गिरावट के दौर में जी रहे हैं, या हम कोई आचरण की एक ऐसी नई पद्धति देखेंगे जिसपे हम ये कहेंगे कि नहीं साहब, हम तो देखते हैं कि हम कभी किसी अच्छे आचरण पर तो डिबेट ही नहीं करते कि कोई ऐसा लैंडमार्क किसी ने क्रिएट कर दिया हो। सर नहीं, देखिए ऐसा है कि जो संस्थाएं हैं, चाहे संस्था वो हमारी विधायिका की संस्था हो और चाहे संस्था हमारी कार्यपालिका की संस्था हो या न्यायपालिका की भी संस्था हो, जो कि लगातार विवाद राष्ट्रीय स्तर पर भी चल ही रहा है, तो उन संस्थाओं को कम से कम जो है ठीक से एक जो उनकी गरिमा है, जो उनके अधिकार हैं, उनके दायरे में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जो अधिकारी है उसको जहां पर स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जैसे कि बार बार कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, और पुलिस सुधार जो कि एक तरह से जो है वो बहुत अपेक्षित किस्म का कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बार बार कहा गया, वो सुधार किया नहीं गया है, वो सुधार रुका हुआ है। छोटे मोटे तरह से उसमें जो है कुछ न कुछ चीजें हो गई हैं, और वो उसके परिणाम हम जो है वो जगह जगह देख रहे हैं। हरियाणा में हमने देखे उसके परिणाम जो है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ऐसी चीजें जो कि अगर आपको चीजों को सुधारना है तो निजी स्तर के बजाय संस्थागत स्तर पर सुधार किए जाने चाहिए, और संस्थाओं के बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदार और ईमानदार लोग बिठाए जाने चाहिए। और अगर उसके साथ समझौता, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने दो टूक कहा कि देखिए हम जो है नियम के विरुद्ध कोई काम होने नहीं देंगे, और नियम से जो काम होगा वो रुकेगा नहीं। अगर कोई भी अधिकारी ये ठान के बैठ जाए कि जो नियमता कार्य है वो डिले नहीं होगा, वो फटाफट होगा, तेजी से होगा, और उसमें कोई जो है वो नहीं होगा, लेकिन सिफारिशी काम नहीं होगा, तो देखिए चीजें अपने आप सुधरेंगी और जो है स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। हमारे साथ वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपने तो कई सरकारों में काम किया है, ये स्थिति हर सरकार की है कि या इस सरकार में थोड़ी ज्यादा लग रही है? कुछ तजुर्बा अगर आप शेयर कर सके फाइनल कमेंट के तौर पर। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी, इसी ब्यूरोक्रेसी से सभी सरकारें काम लेती आई हैं, ले रही हैं। उत्तर प्रदेश को भी उत्तम प्रदेश बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी बात करते हैं, इसी ब्यूरोक्रेसी से करते हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं, राजनेता भी हर जगह होते हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये जो सिग्नल आया है ये 2002 से आया है कि ब्यूरोक्रेसी को गाली देके राजनेता को तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे, ये आया है 2002 से, जब हमारी बहन जी ने ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके से बिल्कुल ध्वस्त करने की कंडीशन पर लाके खड़ा कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर जिलाधिकारी को निलंबित करना और ये करना, ये सब शुरू हुआ था 2002 में। मेरा अपना ये मानना है कि ये सिग्नल किसी भी स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। सभी में सुधार की आवश्यकता है। व्यवहार जहां तक मैं देख रहा था, मंत्री जी उज्जवल जी हो या कुछ भी हो, उनका भी व्यवहार में कहीं ना कहीं ये था कि क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है तो उनको पब्लिक में ये दिखाना है कि आई एम द बोल्ड वन, और मैं जो है चुटकी बजाते
व्यवस्था से काम करा दूंगा, लेकिन और ब्यूरोक्रेसी मेरे सामने डीएम क्या है, डीएम क्या है। ब्यूरोक्रेसी की दिक्कतें ये होती है कि ब्यूरोक्रेसी नियम कायदे कानूनों में बंधी रहती है। अगर वहां पर नियम में नहीं है कि किसी को दोबारा वहां पे भेजा जाना या किसी की नियुक्ति कहीं कर देना, तो वो अपने दायरे में बंधी रहती है। ऐसे में उन पर अगर पॉलिटिकल दबाव और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मेरी राय में उचित नहीं है। और उज्जवल जी को मैं पर्सनली भी जानता हूं, ये अपेक्षा उनसे बिल्कुल नहीं है कि लैंग्वेज के मामले में वो इतने उग्र हो जाएं कि जिलाधिकारी जैसे स्तर को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जिलाधिकारी का, जिस पर के भारत सरकार से लेकर स्टेट सरकार की सारी स्कीमें इंप्लीमेंट कराने का दायित्व रहता है, उसको अगर हम जनता की नजर में बहुत छोटा करेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हम उम्मीद ये करते हैं कि कुलदीप उज्ज्वल साहब और सरकार के मुखिया इस बात को सुन रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिबेट पे आने के लिए। कमलाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, केसी जैन साहब और रामनिवास यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वर्मा जी, अरुण सर आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है, लेकिन यहां तो मौन तोड़ तोड़ कर ये सारी बातें कही जा रही हैं। अंदाजा लगाइए कितनी दूर तक इसकी धमक सुनाई देगी। जो बातें अरुण जी ने कही जरा उस पर गौर करिए। हम गिरते तो बहुत जा रहे हैं, थोड़ा उठने का सोचिए, तब स्थिति शायद बदले। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।